हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है, आज का ये जो सेशन है, इसमें हम जो नेशनल इनकम वाला टॉपिक है वो रिवाइज करने वाले हैं। नेशनल इनकम माने क्या होता है? सबसे पहले तो समझो कि नेशनल माने, नेशनल इनकम में दो वर्ड है, एक तो नेशन और एक इनकम। नेशन और एक इनकम। नेशन माने क्या होता है? एक कोई भी इकोनॉमी, जो हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था कि इकोनॉमी माने क्या होता है, कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सेट्रा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सेट्रा। अभी एक नेशन में या एक कंट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी फर्म है, जितनी भी फैक्ट्री है, जितनी भी शॉप्स है, मार्केट्स है, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सबके सब आ जाएंगे, सबकी इनकम को ऐड कर देंगे ना, तो हमें क्या मिलने वाला है? पूरे कंट्री की इनकम, यानी कि पूरे नेशन की इनकम मिलने वाली है। समझा तुमको? अभी नेशनल इनकम देखो क्या लिखा है। नेशनल इनकम क्या है? सबसे पहले तो एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम पूरे इंडिया का, पूरे कंट्री का एज अ होल पढ़ रहे हैं। फिर द नेशनल इनकम कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फर्म्स, फैक्ट्री, शॉप्स, मार्केट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वेरियस डिपार्टमेंट एंड अदर ऑफिसेज, सब आ जाएगा। द नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर। कंपोजिट मेजर माने क्या होता है पता है? जब दो तीन मेजर को मिला के पढ़ते हैं ना, उसे कहते हैं क्या? कंपोजिट मेजर। तो ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज अपन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, सबको मिला के पढ़ रहे हैं, उसके लिए से क्या कहा गया है? एक कंपोजिट मेजर कहा गया है। ठीक है। बट इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। माने कि एक कंट्री में लोगों का कितना इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, वो भी इससे मेजर किया जा सकता है। मीनिंग क्या दिया है देखो। मॉडर्न इकोनॉमी क्या है? एक मनी इकोनॉमी है। मनी इकोनॉमी है, जितनी भी कैलकुलेशन होती है मनी के टर्म्स में होती है। बार्टर एक्सचेंज वाला सिस्टम अभी रहा नहीं है, तो जितना भी सिस्टम होता है सब पैसे से होता है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है कैसे? मनी के टर्म्स में। इसमें और एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, मैं आपको बताता हूँ। कि समझो कि कोई पर्सन है जो एफएमसीजी में डील करता है, कोई है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डील करता है। तो अभी जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो पैकेट वाइज होते हैं। एक प्रोडक्ट का जो फिक्स प्राइस होता है, जो पैक्ड फूड होता है, उसका अलग प्राइस होता है कि 10 रुपया, 20 रुपया। और वहीं पर जो मिल्क होते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो लीटर्स के प्राइस पे होती है। तो उस सबका मेजर अलग अलग होता है ना। इसके लिए कॉमन जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना, वो प्राइस के जो मनी के टर्म्स में होता है उसमें करते हैं। तुम लोग इसका और एक एग्जांपल दूं तो तुम लोग जो अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हो, हमेशा याद करो, तुम लोग हमेशा मनी के टर्म्स में बनाते हो, पैसे के टर्म्स में बनाते हो। तुम लोग याद करो कि तुमने कभी कोई कैलकुलेशन जो है वो क्या लीटर्स के फॉर्म में या केजीज के फॉर्म में किया है? नहीं किया होगा। हमेशा आप मनी के फॉर्म में करते हो। इसके लिए हम नेशनल इनकम भी मनी के टर्म्स में ही कैलकुलेट करते हैं। तो एक तो तुम्हारा जो समझने के लिए अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बोलूँ ना, तो तुम जो पीएनएल बनाते हो ना, या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना, वो कोई एक पर्सन का इनकम कैलकुलेट करते हो। हम यहाँ पर जो है ना पूरे इनका, अब वैसे जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में, पूरे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबकी इनकम को ऐड कर देंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा? पूरी कंट्री की इनकम मिलेगी। मतलब एक कंट्री में पूरे साल में ये जो भी कैलकुलेशन होता है हर साल होता है, क्योंकि आप पीएनएल भी देखो हर साल बनाते हो, है ना? हर साल के लिए बनाते हैं, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए। तो उतने पीरियड के लिए कितना इनकम पूरे कंट्री में जनरेट हुआ है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं। चलो, इसका एक डेफिनेशन दिया है, जो एनआईसी वाला डेफिनेशन है, दैट इज नेशनल इनकम कमिटी, वो आपको फॉलो करना है। क्या लिखा है? नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द नेशनल एस्टिमेट्स द मेजर द वॉल्यूम ऑफ commodities and services turned out during a given period काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। क्या बोला कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हुए हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हुए हैं, उसको सबको ऐड कर दो विदाउट एनी डुप्लीकेशन, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगा। अभी विदाउट डुप्लीकेशन क्या होता है? इसका एक एग्जांपल हमारे यहाँ पे देखो। होता क्या है? सबसे पहले क्या होता है? कॉटन। क्या होता है? कॉटन। उससे क्या बनता है? यार्न। उससे क्या बनता है? क्लॉथ। अभी होता क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक कोई भी नेशन में जितना भी इनकम जनरेट हुआ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ है उसको ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको? पूरे कंट्री का इनकम मिल जाएगा। अभी ये ना सिर्फ इंडस्ट्री वाइज होता है। इंडस्ट्री वाइज कैसे है कि समझो कि कोई क्लोथ इंडस्ट्री है तो उसका ऐड कर देंगे, और फिर शर्ट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबका इंडस्ट्री वाइज ऐड होता है। तो अभी समझो कि हम जब क्लॉथ का ऐड कर रहे थे कि कंट्री में जितना भी क्लॉथ बना है ना, उस सब में ये 500 रुपये ऐड हो गया, बराबर। फिर वही जो क्लॉथ है ना वो यूज हो गया शर्ट बनाने के लिए रुपए, और शर्ट जो है ना वो बिका 1000 रुपये में। तो जब शर्ट का कैलकुलेशन कर रहे थे ना,
कि पूरी कंट्री में कितने शर्ट्स बिके, तो उसमें ये 1000 रुपया कैलकुलेट कर लिया हमने, ऐड कर लिया। बट हुआ क्या, ये 1000 रुपये में से 500 रुपया जो ऑलरेडी क्लोथ में इनकम, क्लोथ की जो इंडस्ट्री है, क्लोथ का जब टोटल पूरे कंट्री का क्लोथ का जब हमने इनकम कैलकुलेट किया, उसमें ये 500 रुपया क्या हो चुका था, इंक्लूड हो चुका था। इसके लिए ये जो 500 रुपया है ना, वो 2 बार ऐड हो गया है ना, वो 500 रुपया 2 बार ऐड हो गया, तो वो गलत सिस्टम है। तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि विदाउट डुप्लीकेशन, आपको कोई भी चीज का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी एक इनकम जो है वो 2 बार कैलकुलेट या इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। समझा तुमको? नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। तो पहला है क्या, सबसे पहले तो ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि हम क्या पूरे नेशनल का पढ़ रहे हैं, इन इकोनॉमी का पढ़ रहे हैं, एज अ होल पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेने का, यानी कि देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया ना कि क्लॉथ है ना, इसको नहीं लेने का, आपको सिर्फ खाली शर्ट को लेने का, क्योंकि उसमें अपने आप क्या आ जाएगा, क्लॉथ आ जाएगा। चलो, क्यों, क्योंकि डबल काउंटिंग अवॉइड करना है। इंटरमीडिएट गुड्स नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, ये एग्जांपल शर्ट और क्लॉथ का, ये एक बात देख लेना। नेट एग्रीगेट वैल्यू, नेट एग्रीगेट वैल्यू के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, देखो, समझो समझो समझो। मैंने ना एक मोबाइल लिया था थोड़े साल पहले, ठीक है, उसका वैल्यू क्या था, 17,000 रुपये। मैंने कितने में लिया था मोबाइल, 17,000 रुपये में लिया था। अभी कोई और वो 3-4 साल हो गए, तो अभी मुझे कोई व्यक्ति मिलते हैं, मुझे पूछते कि सर आपका मोबाइल तो बहुत अच्छा है, कितने में लिया? मैंने बोला सर 17,000 में लिया। तो बोलते सर आज इसकी वैल्यू कितनी है? मैं बोला 17,000। तो सर 17,000 में लिया था, आज इसकी वैल्यू 17,000 है क्या? नहीं। तो बोलेंगे आज तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई बच्चा आके बोल देगा कि भाई अरे आज तो इसकी वैल्यू क्या है, 5,000 रुपये भी नहीं है, 2,000 रुपया भी नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर आपने उसको यूज कर लिया ना, यूज कर लिया तो क्या हुआ, उस पर डेप्रिसिएशन आ गया ना सर, उसकी वैल्यू कम हो गई ना, है ना। तो जो ग्रॉस वैल्यू कितना था, 17,000, और 5,000 तो क्या था, वो डेप्रिसिएशन था। तो आप नेट वैल्यू कितना है, 12,000। तो आप याद करो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो ना, या आप बैलेंस शीट बनाते हो, तब आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू होता है ना, वो लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम सिस्टम फॉलो होगा। आपको क्या करना है, जो डेप्रिसिएशन के बाद का अमाउंट है ना, वो लेना है। तो मैं आपको है ना 2 सिंपल फॉर्मूले देता हूँ, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट, ये फॉर्मूला आगे बहुत काम आएगा। और ग्रॉस प्लस डेप्रिस सॉरी सॉरी नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। समझा? समझा? ओके, चलो, ये 2 फॉर्मूला याद रखना। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो नेट मिलेगा, और नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ग्रॉस मिलेगा। चलो, तो ये देखो इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, नेट एग्रीगेट वैल्यू लेते हैं आप, डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करना है। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अभी हो सकता है कि हमने कुछ एक्सपोर्ट किया है, वापस कुछ इंपोर्ट किया है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को क्या कर देंगे, उसका जो नेट डिफरेंस है वो ले लेंगे, बिटवीन रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। उसका क्या कर लेंगे, नेट नेट लेके फिर उसको इनकम में ऐड कर देंगे, क्योंकि सर वो भी इनकम भी तो इंडिया में ही हुई है ना। वैसा अभी समझो कि कुछ हमने एक्सपोर्ट किया है, वो एक प्रोडक्शन तो इधर ही हुआ है, इंडिया की इनकम है, तो उसमें ऐड होना चाहिए। लेकिन अगर हमने कुछ बाहर से खरीदा है, तो हमारी इनकम थी नहीं, हमने बाहर से लिया है, हमारे यहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, तो उसको माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे माइनस किया है। चलो, फाइनेंशियल ईयर, ये है ना, हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए कैलकुलेट होता है नेशनल इनकम जो है, और आपका बैलेंस शीट पीएनएल जो आप बनाते हो अकाउंट्स में, वो भी सेम ही होता है। तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट माने क्या होता है, इसमें है ना जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हुए हैं, पूरे इकोनॉमी जितने गुड्स एंड सर्विसेज गए हैं, उसका कैलकुलेट करना है, वो टोटल कैलकुलेट करना है, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। और दूसरा क्या होता है, मनी वैल्यू में कैलकुलेट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। समझा तुमको? चलो, next concept is a circular flow of income, which is a very good concept. तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू, देखो यहाँ पर से मार्क करना, चलो, refers to the process whereby an economy's money receipts and payments flow in a circular manner continuously throughout the time। यानी कि ये बोलते हैं ना कि पूरे इकोनॉमी में ना पैसा जो है वो गोल 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 घूमता रहता है। वो कैसे घूमता है वो देखो, इसके लिए भी इन्होंने 3 दिया है, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। 2 सेक्टर में कौन होता है, सिर्फ हाउस होल्ड होते हैं और बिजनेस फॉर्म्स होते हैं। और 3 सेक्टर में कौन होता है, हाउस होल्ड होता है, बिजनेस फॉर्म होते हैं, और कौन होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है। 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, बिजनेस फॉर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। जो अपने सिलेबस में है ना,
एक्चुअली अपने सिलेबस में तो ये पूरा ही कॉन्सेप्ट इतना कुछ खास नहीं है, अपने सिलेबस में तो सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है ना, उस ज़्यादा फोकस करके दिया है। बाकी इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ही बहुत छोटा सा पार्ट अपने सिलेबस में है, उसमें भी टू सेक्टर इकोनॉमी इनको ही इन लोग ने डिटेल में डिस्कस किया है। चलो, तो टू सेक्टर माने होता कैसे है, देखो अभी एक हाउस होल्ड है और एक फॉर्म है, एक हाउस होल्ड है और एक फॉर्म है। ये कैसे हाउस होल्ड और फॉर्म में समझाता हूँ। एक होते हैं जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं और एक होते हैं जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, वैसा समझ लो। या फिर जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। कुछ लोग होते हैं जो ये फैक्टर्स देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं। अभी ये जो हाउस होल्ड होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो है वो किसको देते हैं, फर्म्स को देते हैं। बदले में फर्म क्या देते हैं उनको, फैक्टर इनकम देती है, जैसे कि रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। होता क्या है, हाउस होल्ड क्या देते हैं, लैंड देते हैं, लेबर देते हैं, कैपिटल देते हैं, एंटरप्रेन्योर किसको सर, बिजनेस को। अभी बिजनेस बदले में उनको क्या देते हैं, इनकम देते हैं। कैसे, लैंड के लिए रेंट दे देंगे, लेबर के लिए वेजेस दे देंगे, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दे देंगे और एंटरप्राइज के लिए क्या दे देंगे, प्रॉफिट दे देंगे। अभी वही वही जो पैसा उनको मिला वो यूज करते हैं किसमें, कंजम्पशन करने में, गुड्स एंड सर्विसेज का। वही गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्होंने उनके मदद से क्या बनाया, फर्म ने बनाया, और ये क्या करेंगे, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब तुम देखो सॉरी, तुम लोग देख रहे होंगे अगर, तो इन्होंने जो पैसे दिए ना, पहले तो सबसे पहले इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, और वो देने के बदले में उनको जो पैसा मिला है फैक्टर इनकम के थ्रू, वही पैसा वो लोग यूज कर रहे हैं कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने में। तो ये गोल 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 पैसा घूमता जा रहा है। ठीक है, अभी ये गुड्स एंड सर्विसेज का जो पैसा इन्होंने खरीदा, गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड ने खरीदा, उसके लिए उन्होंने फर्म को पैसा दिया, वापस वही फर्म उनको फैक्टर इनकम के थ्रू में पैसा दे देगा। तो ये गोल 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 घूमता रहता है। The factors of production flow from the household to the firms. ठीक है, the firms use the produce and required by the households, thus goods flow from the household to the firms, and ये गोल 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 घूमता रहता है। देखो, goods flow household to the firms and from the firms back to the household, it is called a product flow. In same way, money flows from the firms to household in the form of factor payments such as rent, wages, interest and profit इनकम यूज टू परचेस। ठीक है, ये एक बार रीड कर लेना, इसको कहते हैं मनी फ्लो। ठीक है, अच्छा, अब ये थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर आप एक बार रीड कर लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट अभी ये ना, अभी जो मेन कॉन्सेप्ट आ गया इनकम, जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाला, वो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वो देखो होता क्या है, जीडीपी। सबसे पहले क्या है, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले तो क्या लेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीन वर्ड है सर, कौन से, ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। कौन से है, ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो एक क्या है, ग्रॉस है, दूसरा है डोमेस्टिक है, तीसरा है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ग्रॉस माने कि इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे, यानी कि ग्रॉस वाला वैल्यू लेना है। और दूसरा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक माने जो सिर्फ इंडिया में हुआ है वही लेना है, और प्रोडक्ट माने सिर्फ प्रोडक्ट का ही लेना है। तो देखो क्या लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। तो सबसे पहले अपने को क्या लेना है, मार्केट वैल्यू लेना है। क्या लेना है, मार्केट वैल्यू लेना है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा याद रखना, हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही लेने हैं, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो जीडीपी माने क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या होगा, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि अपने जैसे लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज पे प्राइवेट कंजम्पशन करते हैं वो आ जाएगा इसमें। और डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माने कि जो लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं बिजनेस के लिए। और जी माने गवर्नमेंट का कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वगैरह करती है, और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का वैल्यू जो है वो ऐड कर देना। तो जीडीपी माने क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसमें सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी माने क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई माने इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आई माने इन्वेस्टमेंट, और जी माने गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम इम्पोर्ट, एक्स माइनस एम माने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। दूसरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी जीडीपी में ना सर, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, नेट। तो जीडीपी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी, जीडीपी और जीएनपी में सिर्फ इसका फर्क है, रिसीट्स एंड पेमेंट का। तो जीडीपी तो ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें क्या ऐड कर देंगे, रिसीट्स माइनस पेमेंट। उसमें क्या ऐड कर देंगे, रिसीट्स माइनस पेमेंट, यानी कि रिसीट कितना आया है इंडिया के बाहर से, पैसा कितना है फ्रॉम अब्रॉड, और पेमेंट मेड अब्रॉड, यानी कि पैसा जितना आया है माइनस कर देंगे जितना पैसा हमने बाहर पे किया। ठीक है, और फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एनएनपी माइनस एनएनपी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। चलो, अभी ग्रीन एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन जीएनपी का, एक रफ कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है।
इसमें होता क्या, ग्रीन जीएनपी क्या बोलता है पता है, कि ये बोल रहे हैं कि जीएनपी में आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन वगैरह, आप जो नॉर्मल एनएनपी या जीएनपी कैलकुलेट करते हो उसमें आप क्या डेप्रिसिएशन कंसीडर करते हो, लेकिन आप है ना नेचुरल रिसोर्सेज को कंसीडर नहीं करते, जैसे कि पोल्यूशन वगैरह होता है, तो वो सारी इफेक्ट भी आपको लेनी चाहिए, तो वो भी माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रीन जीएनपी। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, जीएनपी जो नॉर्मल जीएनपी अपना ये इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। सो माइनस नेट फॉल इन स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल प्लस पोल्यूशन लोड जो होता है उसको माइनस कर दो, उसका इफेक्ट माइनस कर दो। यानी कि ये देखो ये ब्रैकेट में है, पहले ये दोनों को आपको ऐड करना है, फिर इसको माइनस करना है, पहले ये दोनों को ऐड करना है, फिर ये इसमें से ये लेस करना है। ठीक है, समझा। चलो, मेथड्स अभी नेशनल इनकम मेजर करने के लिए क्या क्या मेथड्स है, ठीक है, क्या क्या मेजर है। सबसे पहले आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आउटपुट मेथड में सारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज उसको ऐड कर दो, इनकम मेथड में जितनी भी इनकम हुई है उसको ऐड कर दो, और एक्सपेंडिचर मेथड में जितने भी खर्चे हुए उनको ऐड कर दो। क्यों सर ऐसा कर रहे हैं, सर देखो एक के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर है, तो जितने भी खर्चे हुए उसको ऐड कर दो, तो किसी न किसी के लिए इनकम रही होगी वो, वैसा कुछ लॉजिक है यहाँ पर, आगे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, द मेथड ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड या फिर इन्वेंटरी मेथड भी बोला जाता है। फिर मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम ऑन दी आउटपुट साइड, आउटपुट साइड देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स वगैरह वगैरह। तो एग्रीकल्चर में अभी समझो इन लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री वाइज डिवाइड कर देते हैं कि एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्ट्स पूरे साल में हुआ है, फिर माइनिंग में कितना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना हुआ है, फिर उसको इंडस्ट्री वाइज कर लेते हैं कि भाई एग्रीकल्चर में 500 करोड़ का टोटल प्रोडक्शन हुआ है, फिर माइनिंग में 500 करोड़ हुआ है, तो सबको ऐड कर देते हैं, तो फिर अपने को क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। समझा तुमको। और सब में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेना है, ड्यूरिंग अ ईयर लेना है। ठीक है, चलो। हाँ, ये एक बार ध्यान रखना, क्योंकि है ना सर क्या होता है पता है, ये आउटपुट मेथड है यानी कि गुड्स मेथड है ना, तो इसमें अपन गुड्स का लेते हैं, तो इसमें एक ध्यान रखना होता है कि अवॉइड मल्टीपल और डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, इसका एक बात ध्यान रखना होता है ना बस। और इसमें दो गुड्स अप्रोच है। देखो सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड है, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। उसके अंदर दो अप्रोच है, एक फाइनल गुड्स अप्रोच और एक होता है वैल्यू एडेड अप्रोच। अभी हमने जैसे कि ये एग्जाम्पल देखा था ना, किधर गया, ये रहा देखो, ये शर्ट वाला एग्जांपल। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि दो अप्रोच है, एक तो फाइनल गुड्स अप्रोच, एक होता है वैल्यू एडेड अप्रोच। वो बोल रहा है कि फाइनल गुड्स अप्रोच में आप क्या करो पता है, डायरेक्ट ये एक एक हजार, यानी कि आप बीच का कैलकुलेट ही मत करो, ये 500 500 को छोड़ दो, आप सीधा सीधा हजार हजार लो, जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका लो। और दूसरा जो है वैल्यू एडेड अप्रोच है, वो क्या बोलता है पता है कि आप हर स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है ना वो ले लो। जैसे कि क्लॉथ खरीदने का खर्चा कितना हुआ, 500 रुपया, तो वो 500 रुपया आप ऐड कर लो, 500 रुपया ले लो, प्लस बाकी जो है प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं, जो शर्ट बनाते हैं, बटन वगैरह का खर्चा, तो ये सारी चीज़ों को ये 250 रुपया उधर से ले लो, और ये 250 रुपया, ये तीनों को मतलब 500 प्लस 250 प्लस 250, वो तीनों को ऐड कर लो, तो आपको कितना मिल जाएगा, 1000। ये क्या बोलता है, वैल्यू एडेड अप्रोच। तो इसका एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है, आप एक बार देख सकते हो। चलो नेक्स्ट, हाँ तो इसमें प्रिकॉशन क्या रखने हैं, अवॉइड डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग अवॉइड करने हैं। ठीक है, ओनली फाइनल गुड्स लेने हैं आपको, ओनली फाइनल गुड्स। ठीक है, गुड्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो है, ठीक है, शुड बी एस्टिमेटेड बाय गेस वर्क। अगर समझो कि मैंने खुद के लिए बनाया है कुछ, अभी कोई फार्मर है उसने खुद के लिए गेहूं उगाया है, तो उसका कितना इनकम जनरेट हुआ वो एक अंदाजे अंदाजे आपको ले लेना है। ठीक है, ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल कंपनी, ठीक है, वो एक आपको इम्प्यूटेड लेना है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करने हैं आपको, डिडक्ट करने हैं। सब्सिडीज जो है जो गवर्नमेंट वगैरह देते हैं, शुड बी एडेड, सब्सिडीज ऐड करनी है। क्यों सर ऐड करनी है, अभी समझो कि आपके घर पे कोई एलपीजी वगैरह का सिलेंडर आता है, तो वो आपको 600 रुपीज़ में मिलता है या 700 रुपीज़ में मिलता है, लेकिन उसका ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो कितना है, 800 रुपीज़ है। 200 रुपया क्या करती है गवर्नमेंट, सब्सिडी देती है, लेकिन वो सर देखो जो जो गैस कंपनी है, जो सिलेंडर कंपनी है, तो उसको इनकम कितना हो रहा है, 800 रुपीज़ का हो रहा है। 600 रुपया आपसे लेते हैं, 200 रुपया गवर्नमेंट देती है, लेकिन इनकम तो कितने का हो रहा है, 800 का हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सिडी भी ऐड कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर जो इनकम है वो मिलेगा। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना है, डिडक्ट करना है। ठीक है, चेंजेस इन प्राइस लेवल क्या करना है, डिफरेंट ईयर्स के लिए आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऐड करना है, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट डिडक्ट करना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऐड करना है, और इंपोर्ट क्या करना है, डिडक्ट करना है। डेप्रिसिएशन क्या करना है, डिडक्ट करना है। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड, सेकंड हैंड गुड्स का आपको कोई नहीं लेना है, क्योंकि जब ओरिजिनली जब फर्स्ट टाइम वो गुड्स सेल हुए होंगे तब आ गया होगा। ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। आउटपुट मेथड, ये एक बार आप रीड कर लेना कि आउटपुट मेथड हम मेजरली जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, इस पे ही करते हैं। इंडिया द मेथड इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, कुछ सेक्टर्स में हम यूज करते हैं, बाकी सब में नहीं करते।
ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में नहीं किया जा सकता ये कॉमर्स। जहाँ पे सर्विसेज होती है ना वहाँ पे ये आप यूज नहीं कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है सर्विसेज में हम इनकम मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, इनकम मेथड क्या करता है, सारे जितने भी इनकम है उनको ऐड कर देते हैं। दिस मेथड एस्टिमेट्स नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड, यानी कि जितना डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि जितना सेल होने पे जितना भी इनकम हुआ वो आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इनकम पेमेंट्स रिसीव्ड बाय ऑल सिटीजंस ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर आर एडेड अप। ठीक है, चलो एक बार देख लेना तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट सर, तो ये डिटेल मिलेगा कैसे, तो इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू मिलेगा। रिपोर्ट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाते हो ना, पीएनएल, तो जितनी भी कंपनीज बनी है सब कंपनीज का क्या करेंगे, पीएनएल ऐड कर देंगे तो अपने को इनकम मिल जाएगा। फिर जीएनपी कैन बी सम मेजर ऑफ, ये देखो एनआई कैसे, एनआई माने नेशनल इनकम कैसे होगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। मैंने बोला था ना कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, चारों में जितना इनकम हो रहा है चारों इनकम को ऐड कर दो, प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी मिक्स्ड इनकम क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे। चलो फिर ट्रांसफर इनकम, इसमें होता क्या है, इसमें कुछ चीज़ें क्या रखने हैं, प्रिकॉशंस रखने हैं, जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, स्कॉलरशिप होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, डोनेशंस होते हैं, चैरिटी, ओल्ड पेंशन, ये सारी चीज़ें क्या नहीं क्या करनी है, इग्नोर करनी है, क्योंकि सर इसका कोई वैल्यू एडिशन ही नहीं है। अभी कैसा होता है कि कोई ट्रस्ट है, उसको समझो कि कोई भी मंदिर है या कुछ भी है, उसमें अगर समझो कोई 500 रुपये का क्या कर देता है, डोनेशन दे देता है, तो आप मुझे बताओ उसके लिए इनकम तो है, आप मुझे बताओ उसके लिए इनकम तो है वो 500 रुपया, लेकिन उसके बदले में कुछ आउटपुट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको कंसिडर नहीं करना है। अनपेड सर्विसेज, जैसे कि ये अपने घर पे मम्मी वगैरह होते हैं, वो खाना पीना अपने लिए बनाते हैं, इतनी सारी सर्विसेज देते हैं, अपने को इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने वो कभी चार्ज करते हैं क्या, नहीं। या फिर अभी समझो कोई टीचर है, वो अपने बच्चों को पढ़ा देता है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, सर्विसेज तो है लेकिन उसको इग्नोर करना है, क्योंकि उसमें कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड क्या नहीं लेना है, आपको लेना ही नहीं है। कुछ चीज़ें तो सर आपको कॉमन है, जैसे कि सेकंड हैंड आपको लेना नहीं है। फिर जो सेल ऑफ शेयर्स वगैरह है वो आपको इग्नोर करना है, क्योंकि एक ही, अभी कैसा होता है कि एक बार शेयर बेच दिया, हम कैपिटल मार्केट वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब शेयर बेच देते हैं ना एक बार, फिर वो उसका परचेज एंड सेल होता रहता है, लोग खरीदते हैं बेचते हैं, तो एक ही बार इनकम हुआ था जब कंपनी ने ओरिजिनल इशू किया था, अभी बार बार हो नहीं रहा है, तो उसको ऐड नहीं करना है, तो डू नॉट ऐड एनीथिंग टू द रियल नेशनल इनकम। रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर्ड, जो डायरेक्ट टैक्स के थ्रू होता है, यानी कि इनकम टैक्स होता है, तो आपको नहीं करना है, इट इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ इनकम। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी, अभी जैसे कुछ को, अभी समझो कंपनी को 500 करोड़ प्रॉफिट होता है, तो उसमें से 200 करोड़ क्या देती है, शेयर होल्डर को देती है, बाकी 300 करोड़ रखती है ताकि कंपनी और आगे ग्रो कर सके, तो वो आपको क्या नहीं करना है, आपको वो कंसिडर नहीं करना है, आपको क्या करना है, टोटल इंक्लूड करना है, यानी कि समझो 500 रुपया में से 200 रुपया दे दिया, तो आपको 500 रुपया ही कंसिडर करना है, टोटल वैल्यू करना है। ठीक है, चलो इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब जहाँ पे वैल्यू नहीं पता चल रही है, उस पर आपको एक अंदाजा लगा के वैल्यू लेनी है। जैसे कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर रेंट है, यानी कि खुद के घर में ही वो थोड़ी मतलब खुद के उसमें प्रीमाइसेस में बिजनेस कर रहा है, तो उसका इम्प्यूटेड वैल्यू आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, चलो तो ये हम किस में यूज करते हैं, इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशनल एंड लिबरल आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डोमेस्टिक सर्विस, वो सब में यूज होता है। एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि सारे है ना, इसको आउटले मेथड भी बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, वी कैन गेट नेशनल इनकम बाय summing up all consumption expenditure, investment expenditure made by all individuals, firms, governments, ये सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। ठीक है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, अभी प्राइवेट इनकम था, ये सेम सेम चलेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर वगैरह वगैरह चीजें हैं। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट सर खर्चा कहाँ होता है, गवर्नमेंट का होता है ना सर। आप ये जो एडेड वगैरह कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपको 100-200 रुपये में पूरा साल पढ़ाया जाता है, तो सर क्या आपका खर्चा उतना ही है, नहीं। जो गवर्नमेंट है उसके लिए आपके खर्चा करती है, तो वो सारे खर्चे इधर आएंगे। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, हाँ अभी नेट इन्वेस्टमेंट या ये सारी चीज़ों को डिफाइन किया, आप एक बार पढ़ लेना, वो सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। अभी क्या बोला, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, प्रिकॉशंस। देखो तीनों मेथड में कुछ प्रिकॉशंस दिए आपको एग्जाम में आ सकते हैं कि व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिकॉशन, तो आपको ये इग्नोर नहीं करना, ये चीज़ पढ़ के जानी है। एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स इग्नोर करने हैं, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेने, डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए। फिर रीपर्चेस ऑफ सेकेंड हैंड इग्नोर करना है। सेकेंड हैंड तो देखो सब हर पॉइंट में आया है। फिर वो स्कॉलरशिप वगैरह की चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, स्कॉलरशिप, डोनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है पता है, कुछ गवर्नमेंट ऐसी है पूरे वर्ल्ड में, कुछ कंट्रीज ऐसी है
जो क्या सोचती है पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड रह जाता है तो उस वो हमारी जवाबदारी थी, हम उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए। अगर किसी व्यक्ति को पूरी कंट्री में जॉब नहीं मिलता है कहीं पर भी अप्लाई करने के बाद, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर महीने के महीने उसको कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज देती है, जिससे क्या होता है कि उसका घर चल सके या खाना पीना हो सके बेसिक। ठीक है, फिर शेयर्स वगैरह की चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्ट करने हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड शुड बी इंक्लूडेड। फिर सब्सिडीज क्या करनी है आपको इंक्लूड करनी है, वो एलपीजी वाला एग्जांपल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम फॉलो, ये एक बार रीड कर लेना। ठीक है, मिक्स इनकम क्या होता है, रिफर्स टू द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु यूज देयर ओन लेबर एंड कैपिटल। अभी जैसे कि कोई एक पर्सन है जो खुद का क्लासेस चला रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद ही क्लास चला रहा है, खुद ने खुद को काम पे रखा हुआ है, तो उसके लिए वो क्या करता है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज यूज कर रहा है, तो उसकी जो भी इनकम हो रही है उससे क्या कहेंगे, मिक्स्ड इनकम। चलो, अभी क्या होता है सर, आपने तो बोल दिया कि सब इनकम इनकम ऐड कर दो, लेकिन क्या होता है उसमें डिफिकल्टीज भी आती है कुछ। क्या, सबसे पहले दो तरीके की डिफिकल्टीज आती है, एक होता है थियोरेटिकल, एक होता है प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल में माने क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट। जैसे कि क्या होता है कि ये जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होते हैं या बाकी पेंशन वगैरह होती है, तो उसमें होता क्या है, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम। कोई इंडिविजुअल के लिए तो वो इनकम है, अभी समझो मुझे पेंशन मिली, मेरे लिए तो इनकम है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए वो एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाता है। दिस ट्रांसफर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में अभी बोला ना कि सर ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करनी है, तो लेकिन मेरे लिए तो इनकम हुई, फिर भी ये इंक्लूड नहीं हुई। जैसे कि इलीगल इनकम होती है, इलीगल इनकम माने जो मार्केटिंग होती है, फिर डकैती होती है, वो किसी के लिए तो इनकम है सर, ब्लैक है तो क्या हुआ, इनकम तो है, लेकिन क्या होती है, कभी इंक्लूड नहीं होती है क्योंकि इलीगल नेचर की होती है। फिर अनपेड सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अभी मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाया, अभी फार्मर्स जो है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए करता है, डू नॉट एंटर द मार्केट, लेकिन हैंड इट इज नॉट इनकाउंटेड फॉर इन नेशनल इनकम। समझा, तो ये सारी डिफिकल्टी आती है। फिर इनकम ऑफ अ फॉरेन फर्म, ठीक है, हाँ, तो इनकम ऑफ अ फॉरेन फर्म शुड बी इंक्लूडेड। तो क्या होना चाहिए, इनकम इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, मैन द एक्चुअली प्रोडक्शन वर्क अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो इंक्लूड होना चाहिए बराबर। फिर और क्या डिफिकल्टी आती है, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, अभी गवर्नमेंट सर्विसेज का वैल्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, द कैलकुलेशन ऑफ दीज सर्विसेज एट मार्केट प्राइस इज डिफिकल्ट, इनको रियल जो वैल्यू है वो पता नहीं चल पाती है। फिर इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। चलो नेक्स्ट, चेंज इन प्राइस लेवल चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आपको। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, अभी भी कुछ सेक्टर ऐसे है, जैसे कि गांव खेड़े में आप जाओगे ना तो अभी भी बार्टर सिस्टम चलता है, वहाँ पे पैसे नहीं होते, पैसे के टर्म्स में ट्रांजेक्शन नहीं होते, मनी में ट्रांजेक्शन नहीं होते, तो वो है ना, अभी भी आप नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप मनी में नहीं कमा रहे हो, तो उसको ऐड कैसे करें। फिर इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा, जो भी डेटा अवेलेबल है वो रिलायबल नहीं है, जैसे कि ये छोटे मोटे लोग होते हैं, उधर से डेटा मिल नहीं पाता है, गांव खेड़े से डेटा मिल नहीं पाता है, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है। फिर एक डेप्रिसिएशन का भी होता है कि करेक्ट डिफिकल्ट क्या है टू मेक करेक्ट डिडक्शंस ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस, कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस क्या होते हैं, कंसिडर नहीं होते हैं बराबर, नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। आइडियली ये भी होना चाहिए बट नहीं होता है, बिकॉज दिस चेंजेस डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलो, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, जो लोग हैं वो थोड़े इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि वो लोग अपना प्रॉपर डेटा नहीं मेंटेन कर पाते कि उन्होंने कितना इनकम वगैरह किया है, वो सारी चीज़ें। वर्किंग पॉपुलेशन कितना है वो क्लासीफाई नहीं हो रहा है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज वैल्यू करने में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, सर नेशनल इनकम का जो पढ़ाई है वो क्यों ज़रूरी है, तो पहले तो इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, फिर एक नेशनल पॉलिसीज बनाने के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट को पता चलेगा ना कि पूरा इनकम कितना हो रहा है कंट्री में जनरेट, उसके सामने खर्चा कितना है, वो सारी चीजें। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग करने में मदद करेगा, इकोनॉमिक रिसर्च करने में मदद करेगा, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ा है, अगर नहीं बढ़ा है तो कुछ सेक्टर है जहाँ पर इनकम वगैरह हेल्प करने की जरूरत है, वो सारी चीजें। चलो, तो इसी के साथ ये जो नेशनल इनकम का टॉपिक है वो अपना खत्म होता है। एक बार आप पूरा डिटेल में रीड करना, ठीक है, पढ़ते रहो, पॉजिटिव रहो। चलो, इसी के साथ साइनिंग ऑफ, जिगर सुबह, बाय बाय, टेक केयर।